हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू O2S अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक नया टॉपिक करेंगे अपनी राउंड अप सीरीज में, जिसमें हम बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं अपने पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उसके साथ हम वी आर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता लगे कि आप अभी किस लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक वी आर डन विद टिल फंडामेंटल राइट्स तक हमने कवर कर लिया है। जो आज का टॉपिक है दैट विल बी हमारा DPSPs एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप चाहिए O2S अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें HCS प्रीलिम्स का आपको फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर फ्री रिसोर्स मटेरियल करके आपको फोल्डर होगा, उसके अंदर सारी की सारी PDFs रिलेटेड जो हम फैक्ट्स कवर कर रहे हैं एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सारी की सारी अपलोडेड है। आप उसको डाउनलोड कीजिए एंड देन प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर थिंग। आज का जो टॉपिक है दैट इज द DPSP एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब भी हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP को पढ़ते हैं, ये हैंड ऑन हैंड चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस मिक्स करके पूछे जाते हैं, कभी अकेले पूछे जाते हैं, सो दैट ऑल डिपेंड्स, बट द थिंग इज वी विल स्टडी दिस। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आज हम इसको पढ़ेंगे। व्हेन इट कम्स टू द DPSP, तो ये मेंशन है हमारे पार्ट 4 में। पार्ट 3 में हमने देख लिया था इट इज फंडामेंटल राइट। तो जब हमारी DPSP की बात की जाती है दैट इज द 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोर्स क्या है, तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से दो सोर्सेज हमें लिए गए हैं, यहां से हमने DPSP का कंसेप्ट उठाया था। नाउ अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट और DPSP में फर्क क्या है, दो चीजें हैं। तो DPSP इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज नॉट जस्टिसेबल, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है दे आर एनफोर्सेबल। हमें पता है, हमने आर्टिकल 32 पढ़ा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, दोनों साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो DPSPs हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स। नाउ हमने बोला 36 से 51, लेकिन सबसे पहले जो आर्टिकल्स हैं हम पढ़ेंगे 36 और 37। तो हमने जब पार्ट 3 पढ़ा था, मतलब जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था, उसमें हमने आर्टिकल 12 देखा था, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन बोली गई थी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट की डेफिनेशन को यही बोला गया है DPSP की जो वहां पे आपने स्टेट की डेफिनेशन अप्लाई की, DPSP के केस के अंडर भी वही आप अप्लाई करेंगे। मींस आर्टिकल 36 से कि जो स्टेट अपने फंडामेंटल राइट में समझा, जिनको आप स्टेट के अंडर कंसिडर कर रहे थे, वही अब यहाँ पे भी अप्लाई होगी, सेम डेफिनेशन। 37 बोलता है एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट ऑफ द प्रोविजन शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो ये अपने आप में मेंशन है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल। द प्रिंसिपल्स देयरइन लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द मेकिंग लॉज। बोलने का बाद जब भी हम DPSP की बात करेंगे कि इनको फिर बनाया क्यों गया है, सो दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी जो गवर्नमेंट पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक रास्ता बताता है कि हाँ जी, जो आप पॉलिसीज डिजाइन करेंगे उनके लिए आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है। सो बेसिकली दिस इज अ रोड मैप फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज की इस बेस पे, DPSP के बेसिस पे वो अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम जब DPSPs पढ़ेंगे वी विल नॉट स्टडी के 38 से लेके 51 अब तक हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। दो आर्टिकल्स हमने पढ़े 36 और 51, जिसमें क्या बोला गया, 36 ने स्टेट की बात बोली और 37 ने बोला कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। DPSPs को जो डिवाइड किया जाता है दैट इज द सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स में। अब हम इनको करेंगे भी कवर ऐसे ही ग्रुप वाइज। तो जब बात आएगी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की, तो हमारे पास 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 47 ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स हैं दे कम अंडर द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, बाकी एक बार आप कवर करने के बाद यू विल एबल टू फिगर आउट कि हाँ जी कौन सा सोशलिस्ट है, कौन सा लिबरल प्रिंसिपल है। पहला है आर्टिकल 38। इसमें दो बातें की गई हैं, एक तो वेलफेयर ऑफ द पीपल और एक इनइक्वालिटीज के ऊपर। बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू अ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक। ध्यान रखिएगा जब भी DPSP की बात आएगी, सो दैट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लेकिन जब फंडामेंटल राइट की बात आएगी, सो दैट इज आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये ध्यान रखिए, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड सेकंड क्या बहुत बोलता है, पहले फर्स्ट तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर स्टेट की मैंने बात की थी, वो इसी में मेंशन है। देन आर्टिकल 2 बात करते हैं कि कोई इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज, और ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से। कौन सा पार्ट, जो इसका क्लॉज 2 है, दैट देयर शुड बी नो इनइक्वालिटीज, मीन्स आपको इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है।
नेक्स्ट इज आर्टिकल 39, ये बोलता है कि सबके पास बराबर का अधिकार होना चाहिए लाइवलीहुड कमाने के लिए, ठीक है जी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सबके पास मटेरियल रिसोर्सेज जो है ऐसा नहीं है एक के पास ही सबके पास चले जाएं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सबके सब एक ही नॉर्मली कोई मान लो कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री है, कुछ भी ऐसा रिसोर्स है जो एक ही सब कुछ यूज़ करे जा रहा है, सबके पास बराबर हक होना चाहिए कि सब उस चीज़ को यूज़ कर सकें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वेमेन, ठीक है, कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो कोई काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मैन है तो ज़्यादा दे दो, वेमेन है तो कम दे दो। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड द चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज, हेल्थ और स्ट्रेंथ के अगेंस्ट भी आपको अगर बात की गई है तो दैट इज आर्टिकल 39। अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी बात किसमें कही गई है, आर्टिकल नंबर 39 में। नेक्स्ट है 39A, मतलब फिर कोई अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ होगा तो दैट इज हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। इसने बोला प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्री लीगल एड टू द पुअर की स्टार्टिंग से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, नहीं, इट इज फ्रॉम द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये बोला कि फेयर ट्रायल तो तब होगा ना, पहले जो पुअर है, जो एक अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको लॉयर तो दिया जाए। तो फ्री लीगल एड टू द पुअर में बात की गई है आर्टिकल 39A में। अमेंडमेंट याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Then Article 41, in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, secure citizens right to work, right to education, right to public assistance। तो अगर disablement है, sickness है, कुछ भी ऐसा है तो right to work, right to education, public assistance का ध्यान किसको रखना है, हमारी स्टेट को, ठीक है जी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। तीन चीज़ें, सॉरी दो चीज़ें, कंडीशन, जहाँ पे आप काम करें वहाँ पे कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए काम करने के लिए, ये भी किसमें बात की है, आर्टिकल 42। मैटरनिटी रिलीफ, इसकी बात भी किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 42 में ही। अभी हम क्या देख रहे हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, मतलब जनता के लिए जो प्रॉपरली बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 43, सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। मतलब लिविंग वेज, एक डिसेंट आपको पेमेंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट जो मिनिमम वेज है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल नंबर 43 में। देन 43A आया, इसका मतलब फिर कोई अमेंडमेंट आएगी तो टेक स्टेप्स टू द सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। लास्ट में हम पढ़ेंगे सारी की सारी अमेंडमेंट्स की कब कौन से अमेंडमेंट में कौन सा प्रोविजन ऐड हुआ था। सो वर्कर्स को भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में, ये भी हमारा DPSP वेल स्टेट को बोला गया कि हाँ जी एटलीस्ट आपकी पॉलिसीज में ऐसा होना चाहिए कि आप वर्कर्स का प्रॉपर राय लें, उनके मैनेजमेंट में हेल्प लें। 47, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की अगर जो बात की गई है, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 47। सो दैट वॉज ऑल विद द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अभी तक जो हमने प्रिंसिपल्स देखे कि सोसाइटी के लिए आपको ह्यूमन कंडीशंस चाहिए, वर्क कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ चाहिए, ठीक है, हमारे पास पब्लिक हेल्थ के लिए हमने बात की। तो ये सब चीज़ें सबके पास बराबर का अधिकार होना चाहिए, कोई भी लाइवलीहुड कमाने के लिए किसी एक के हाथ में सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बात किसकी की है हमने अभी तक, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की। Now next is our Gandhian principles. These principles are based on Gandhian ideology used to represent the program of reconstruction enunciated by Gandhi during the national movement. तो अब जो Gandhian principles किसको नाम दिया जाएगा, जो हमारी गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर बात की गई है, so they all will be termed under the Gandhian principles. तो पहला आर्टिकल 40, आपको पता है कि जो गांधी जी थे उनका हमेशा से था कि पहले विलेज को स्ट्रांग बनाओ, विलेज की आप पॉलिटिक्स देखो, उसके बाद अपने आप हम क्या फॉलो करें, पार्लियामेंट लॉ बना रहे हैं, बट गांधी जी चाहते थे कि विलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, ठीक है, उनका ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा फोकस था। तो 40, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड डू देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज द यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो विलेज पंचायत की अगर बात आई, DPSP आई कि विलेज पंचायत को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके लिए प्रोविजंस बचाइए, सेल्फ गवर्नमेंट की बात तो किस में आएगी, गांधीयन आइडियोलॉजी में। देन कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज हम कहाँ बनाएंगे, ऑफकोर्स हमारे विलेज लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्रीज बनती हैं, ठीक है। देन प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शन, किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जब बात आई तो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन बनाता है, विलेज लेवल, ग्रास रूट लेवल पे बनती हैं। तो ये आइडियोलॉजी भी किसके अंदर आएगी, हमारी गांधीयन प्रिंसिपल की। बेसिकली आपको याद रखना है ये आर्टिकल्स। Then 46, promote the education and economic interests of SC, ST and other weaker sections of the society and to protect them from social injustice and exploitation। बोलने का मतलब SC, STs के लिए आपको भी पता है कि हमेशा से गांधी जी की सोच थी कि इनको भी बराबर का अधिकार मिले। तो हमारे पास जो आर्टिकल है 46 है। 47 इज अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से, जो भी आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उनसे आप बंद की जाए, इंजurious टू हेल्थ हैं, वो भी किसको बोला गया, हमारी गांधी आइडियोलॉजी अंदर बोलते हैं, दैट इज अंदर आर्टिकल 47।
7. 48. Prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and broad cattle to improve their breeds. आप slaughter मत कीजिए, गाय को मत मारिए, calves को मत मारिए, या जो भी बाकी एनिमल्स हैं उनको आप मत मारिए. सो व्हेन इट कम्स टू द गांधीयन आइडियोलॉजी, आपने क्या क्या देखा, जो हमारी ग्रास रूट लेवल की बात होगी, चाहे वो पंचायत हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो काउज हैं, ठीक है, या फिर अल्कोहल, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये सब ना लेने की बात है, तो ये सारी की सारी आएंगे हमारी गांधीयन आइडियोलॉजी में. डीपीएसपी को कवर करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो आर्टिकल प्लस कौन सी आइडियोलॉजी के अंडर वो आता है. सोशल हमने देखा, गांधीयन हमने देखा. नेक्स्ट इज आर लिबरल प्रिंसिपल्स. सो दीज प्रिंसिपल आर टू एस्टेब्लिश अ लिबरल सोशो पॉलिटिकल सिस्टम. लिबर्टी से हम क्या समझते हैं, बेसिकली टू बी फ्री. दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलरली लिबरलिज्म. तो पहला जो हमारे पास आएगा आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 44. सिक्योर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. यूसीसी इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन. सबके लिए एक ही लॉ बना दिया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया जाए. तो दैट इज आर्टिकल नंबर 44. 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स में हमने डिस्कस किया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई थी 0 to 6 ईयर की 86th अमेंडमेंट के बाद. तो किस में की गई है, आर्टिकल 45 में. 48 क्या बोलता है, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल. लेकिन पॉइंट क्या है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में लिबरलिज्म लाओ. ऐसा नहीं है कि जो हम पहले से ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप काम करते रहिए. नाउ इट्स हाई टाइम अब जो साइंटिफिकली अगर कुछ भी रिसर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं तो आप उसको भी अप्लाई करो, ताकि हमारा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डेवलप और भी ज़्यादा करें. नेक्स्ट 49, अपने मॉन्यूमेंट्स को बचाइए. प्लेसेस जो नेशनल इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों को आप बचाइए, ठीक है. उनके लिए भी आपका प्रॉपर अधिकार है कि आपको, दैट इज ऑल्सो अ पॉलिसी कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए जो हम पर्टिकुलरली अप्लाई करें अपने नेशनल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब चीज़ों को बचाने के लिए. 50, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. जुडिशरी को अलग रखिए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखिए. सो दैट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 50. 51 बोलता है इंटरनेशनल पीस की बात. जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था तब भी हमने ये डिस्कस किया था व्हेन इट कम्स टू द सोवरेनिटी, कि सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेशनिज्म में चले जाएंगे, हम आइसोलेट हो जाएंगे, हम किसी और से बात ही नहीं करेंगे. सो एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस. आप बाकी लोगों के साथ पीसफुल रिलेशन रखें. इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को जैसे आपको अप्लाई करना अपने देश में, लेकिन एटलीस्ट आप अप्लाई कीजिए. इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आप आर्बिट्रेशन, आप आपस में बैठ के सहमति से आप उसको रिजॉल्व कीजिए. तो बेसिकली इट इज अबाउट द इंटरनेशनल पीस, ठीक है जी. नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला था कि एक बार कंबाइन करके वी विल सी कि किस अमेंडमेंट में क्या आया था. तो 42nd अमेंडमेंट कब आई थी हमारी, 1976 में. इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, आर्टिकल 39A, 43A, 48A. 39A क्या बोलते हैं, फ्री लीगल एड टू द पुअर. 43A प्रोपोर्शन participation of workers in the management of industries, or 48A to protect and improve the environment. So these are the particular provisions which are added in the 42nd constitutional amendment. 44th amendment ने क्या किया था, section 238 की बात जो की थी हमने, inequalities वाला जो clause था वो ऐड हुआ था 44th amendment से. This it also eliminated the right to property from the list of fundamental rights. ये आपको पता है, ये हम fundamental right में कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट इज 86th अमेंडमेंट. आई थिंक अभी तक हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है. एक फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था, दैट इज 21A. फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, 11th ड्यूटी, एंड डीपीएसपी को अमेंड किया था. फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी इज 6 to 14 ईयर्स एंड डीपीएसपी इज 0 to 6 ईयर. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में आई थी. आर्टिकल 43 भी ऐड हुआ था, दैट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है जी. नाउ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी. कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. चंपकराम दुराईराजन केस कब आया था, 1951 में. द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी द फॉर्मर वुड प्रिवेल. मतलब फंडामेंटल राइट को इसमें ज्यादा उसमें रखा गया है कि अगर कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है तो फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया जाएगा. देन नेक्स्ट गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया 1967 में. द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. बोलने का मतलब फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको डीपीएसपी को अमेंड लगाना भी है तब भी. केस याद रखिएगा, प्रोविजन याद रखिएगा और ईयर याद रखिएगा. केशवानंदा भारती केस हम सबका प्यारा केस, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था. द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स गोलकनाथ केस वर्डिक्ट एंड डिक्लेयर्ड कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन क्या खराब नहीं होना चाहिए, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. तो आज के केस में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स केस 1980, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है. पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट
part of the constitution but it cannot change the basic structure of the constitution. So that was the again a thing. तो मेरवा मिल केस कब आया था हमारा 1988 में. कभी कभी आपको केस नॉर्मली मैच करने के लिए भी आ जाता है कि हाँ जी कौन सा केस किस टाइम पे आया, कौन सा केस पहले आया, कौन सा केस बाद में आया. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द DPSPs. आपको इसमें याद रखना है आर्टिकल्स, कौन सी आइडियोलॉजी के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है एंड कुछ केसेस. ठीक है जी. सो दैट वॉज ऑल द DPSP. ये ब्रीफ इसमें हमने सारे फैक्ट्स, एटलीस्ट सारे जो फैक्ट्स हैं वो हमने रिवाइज कर लिए हैं बिकॉज कंसेप्ट आई थिंक अभी तक आप लोगों को वैसे भी क्लियर होंगे. सो हियर वी आर टू जस्ट रिवाइज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. कितनी ड्यूटीज हैं हमारे पास ड्यूटीज हैं 10. पहले स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज थी. 86th अमेंडमेंट के बाद आपके पास 11 ड्यूटीज होगी. तो जो 10 ड्यूटीज की बात हुई, हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है दैट इज अंडर 51A आर्टिकल. स्वर्ण सिंह कमेटी थी. इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये पर्टिकुलर चीज आई. स्टार्टिंग में थी 10 एंड 86th अमेंडमेंट जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई 7 to 14, जिसमें ड्यूटी बोला गया कि पेरेंट्स को ड्यूटी है, गार्जियन की ड्यूटी है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है. सो दैट वाज द ब्रीफ आइडिया फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी. ठीक है, कहाँ से बोरो किया गया है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रशिया. कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A में है. कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था. किसकी रिकमेंडेशन से आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी से आया. तो 1 2 3 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं. बोरो रशिया, 4A पार्ट, 42nd अमेंडमेंट एंड स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, पहले थी 10 और 86 में 11 हो गई हैं. तो इस टाइम पे आपके पास कितनी ड्यूटीज हैं? इट इज द 11 नंबर. नाउ पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्यूटीज के ऊपर बात की गई है. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. आपको अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, आइडियल मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है. नेक्स्ट इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. वही जो नेशनल स्ट्रगल के बारे में हमारी चीज़ें हैं, जो उसकी टाइम के आइडल्स हैं, उन सब चीज़ों को हमें रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैम. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. आपको अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है. अब उसकी सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखना है. आप अपने देश के नेशनल सिक्योरिटी या सोवरेनिटी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं. दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अगर मान लीजिए कभी भी ऐसे देश को जरूरत पड़ी मिलिट्री में, किसी चीज़ में, तो आपको बुलाया जा सकता है. इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने नेशनल सर्विस में कुछ काम करें. नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब फ्रेटर्निटी को हम फॉलो करते हैं. ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियन सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. याद रखिएगा, वुमेन की बात भी इसमें की गई है, DPSP में भी की गई है, फंडामेंटल राइट्स में भी की गई है. सो बेसिकली फ्रेटर्निटी कंसेप्ट को, ब्रदरहुड को, ठीक है, हम सब इकट्ठे रहते हैं. डाइवर्स कंट्री में हम रहते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. कोई लैंग्वेज को लेकर डाइवर्सिटी है, कोई रिलीजन को लेकर डाइवर्सिटी है. तो आपको इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है. सो दैट इज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलरली दिस ड्यूटी. टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर. यू ऑल्सो नो कि हमारे देश का बहुत अच्छा कल्चर और बहुत टाइप का कल्चर है. हर कोई अपने अलग कल्चर को प्रिजर्व करते हैं. तो हमें उन सब की वैल्यू करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो आवर फंडामेंटल ड्यूटी. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. तो ध्यान रखिएगा, अगर एनवायरमेंट की बात है तो कहाँ की गई है हमारी, वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज में बात की गई है. फॉरेस्ट को कंजर्व कीजिए, लेक्स को कंजर्व कीजिए, रिवर को कंजर्व कीजिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कीजिए. तो इन सब चीज़ों पे अगर आपको बात की गई है तो कहाँ की गई है? दैट इज इन द फंडामेंटल ड्यूटी. DPSP में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को आप साइंटिफिक मॉडर्न लाइन्स पे अगर आपको करना है तो उस चीज़ की एप्लीकेशन की बात की गई थी. नेक्स्ट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. सिंपल सा मतलब रिसर्च की तरफ. यू हैव टू रिसर्च ऑन द थिंग, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इन सब चीज़ों पे अगर आपको देखना है तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वो चीज़ कर सकते हैं. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस. पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, कुछ भी आपको दिया जाए, वो बसेस, ट्रेन्स, इन सबको आपको संभाल के रखना है. ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज इन हायर लेवल्स ऑफ द एंडेवर एंड अचीवमेंट. अगर आपको बैक टू बैक अगर मतलब चीज़ें आगे बढ़ने के लिए सोचते रहिए. आप अपने देश के लिए नई नई डेवलपमेंट्स कीजिए, रिसर्च कीजिए, ताकि आप नई डेवलपमेंट्स करें और अपने देश के लिए अलग अलग स्फेयर्स में, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, पढ़ाई हो, मिलिट्री हो, कुछ भी चीज़ों हम डेवलप करते रहे. बिजनेस में देखें, किसी में भी. सो इट्स योर ड्यूटी कि आप एक्सीलेंस की तरफ जाते जाएं. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. कहाँ से ऐड हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. एंड दैट यू ऑल
नो, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है. सो दीज आर द 11 ड्यूटीज जो कि मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 51A पार्ट नंबर 4A, इन सब में ये बातें की गई हैं. सो अब मुझे एक बात बोलो, इतनी सारी ड्यूटीज़ दे दी, आप इसको रिस्पेक्ट कीजिए, वो रिस्पेक्ट करिए. यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर आपको चंडीगढ़ में चलाना तो आप कभी कोई सीट बेल्ट ना लगाएं. रेयरेस्ट टू रेयर लोग हैं जो सीरियसली अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, बाकी तो सोचते हैं पुलिस वाले खड़े हैं तब तक सीट बेल्ट लगा दो. सो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने बोला कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल, दे आर नॉट जस्टिशिएबल. इनमें भी हम ये बात बोलते हैं, बट द थिंग इज देयर आर समथिंग, कुछ ऐसे लॉज हैं जिसने पर्टिकुलरली कुछ ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया ताकि उसकी डिग्निटी को बचा के रखा जा सके. किसकी? जो वहाँ पे चीज़ों की बात की गई, जिस ड्यूटी को फॉलो करने की बात की गई. जैसे कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स, हमारे पास एक जो हमारे पास लॉ है, दैट इज नेशनल ऑनर एक्ट 1971. ये किसके लिए? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम. यू ऑल्सो नो, अगर आप नेशनल लेवल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमने यूज़ किए हैं ये पर्टिकुलर एक्ट्स. प्रिवेंशन ऑफ अनलॉ एक्टिविटी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट. तो ये सब चीज़ें जब आप सोवरेनिटी के खिलाफ जाएंगे तो ये एक्ट्स आपके खिलाफ यूज़ किए जा सकते हैं. टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, इसके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, क्रुएल्टी टू एनिमल, और बार बार आपको वाटर एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, ये सब चीज़ें एक्ट्स हमारे पास आते हैं किस चीज़ के लिए? इन पर्टिकुलर चीज़ों को ही अप्लाई करने के लिए. सो दैट्स ऑल विद दिस 2 चैप्टर्स जो कि है हमारा DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर. आई थिंक दैट्स ऑल विद जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं तो आपको कमेटी और ये ड्यूटीज़ याद रखने की किसमें क्या बात हुई है. DPSP में भी सेम वही चीज़ें, आइडियोलॉजीज और आर्टिकल्स याद रखने हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल विद. डाउनलोड कीजिए इसको, बार बार रिवाइज कीजिए, आपको ये याद हो भी जाएगा. एंड दैट इज आपको ऑटोएस अकेडमी ऐप पे जाना है, उसको डाउनलोड करना है. उसके बाद आपको वहाँ मिलेगा HCS टेस्ट प्रीलिम्स का फोल्डर एंड उसके अंदर फ्री रिसोर्स मटेरियल, उसको आप डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज दीज ऑल चैप्टर्स आर कंप्लीटली फैक्चुअल. ठीक है, तो इसको आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा. कंसेप्ट आई थिंक अभी तक क्लियर है. नाउ इट्स हाई टाइम टू जस्ट रिवाइज द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर थिंग ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें. थैंक यू सो मच.